फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पे ऊपर मैंग्रोव फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान और सिंध के साहिल पे मौजूद हैं। फॉरेस्ट्री के हवाले से भी जानेंगे, डिफॉरेस्टेशन को देखेंगे और फिर इसके इम्पैक्ट्स देखेंगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारा फोकस रहेगा। किसी भी जनरल व्यूअर के लिए ये उतनी ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो हो सकती है जितनी कि किसी आम स्टूडेंट के लिए। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, ब्लॉग सोशल नौफल अकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ, देखते हैं। तो सबसे पहले तो इकोसिस्टम को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इन एन एरिया। किसी भी इलाके के अंदर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का जो रिलेशन है, यानी कि बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं जानदार को, जो जानवर, परिंदे, पौधे, ये बायोटिक फैक्टर है। एबायोटिक फैक्टर जैसे कि किसी भी इलाके के अंदर घर, मट्टी, हवा वहाँ की। सिंपल इज़ दैट। बायोटिक फैक्टर्स का मकसद ये है कि कोई भी ऐसे जानदार, और एबायोटिक का मकसद वहाँ उस इलाके के अंदर रहने वाली कोई भी बेजान चीज़, यानी कि आप खुद जो है वो इंसान, एक जानदार और बेजान का रिश्ता। और फिर इसी तरीके से वहाँ पे मौजूद आपके घर के अंदर हो सकता है कोई बिल्ली हो, छिपकली हो, कोई मक्खी, कोई कीड़ा। तो ये सब के सब उस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। इकोसिस्टम एक दूसरे से बैलेंस होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी इलाके से सारे के सारे पौधे काट देंगे, सारे के सारे दरख्त रिमूव कर देंगे, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक जो रेशो है उसमें हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा हो जाए, या उसके अंदर किसी और किस्म के जो है वो एटमॉस्फेरिक चेंजेस आ जाए। यानी कि अगर आप बायोटिक फैक्टर को डिस्टर्ब करेंगे तो एबायोटिक फैक्टर भी डिस्टर्ब होगा, और अगर आप एबायोटिक फैक्टर को डिस्टर्ब कर देंगे तो बायोटिक फैक्टर डिस्टर्ब होगा। मिसाल के तौर पे आप किसी इलाके के अंदर कोई ख़ास किस्म की गैस छोड़ दें तो वहाँ पे हो सकता है कि वो गैस जहरीली हो और वो वहाँ के बायोटिक फैक्टर को तबाह कर दे, उस जानदारों को मार दे, कुछ जानवर मर जाएँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि तो इस सारे के सारे रिलेशन को जो है इकोसिस्टम कहते हैं। फोकस कर रहे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट को। तो हाउ मैनी फॉरेस्ट आर देयर इन पाकिस्तान? तो 5.7% लैंड जो है पाकिस्तान का वो कवर्ड है जंगलात से, फॉरेस्ट से, और ये जो एरिया बनता है वो 4.54 मिलियन हेक्टर्स अंडर द फॉरेस्ट कवर बनता है। ये 4.5 मिलियन हेक्टर्स, और ये 2021 की फिगर है। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को बता दूं कि ये तकरीबन इतनी जो है वो आज 2023 के अंदर भी है। आप आलमोस्ट इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऑथेंटिक डेटा जो है 2021 का मिला था, इसलिए मैंने ये डाल दिया है। लेकिन आप 2023 के अंदर भी आप इसको कोट कर सकते हैं। 5.7 और 5.8% ही पाकिस्तान का जो महकमा जंगलात है वो इसको क्लेम करता है। ठीक है जी। पाकिस्तान का जो दूसरा मसला है वो डिफॉरेस्टेशन का है। एशिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है डिफॉरेस्टेशन के अंदर, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आखिरी लाइनों के अंदर नज़र आ रहा है कि वर्ल्ड बैंक का जो है ये एस्टिमेशन है, मेरा एस्टिमेशन नहीं है। 27,000 हेक्टर्स का जो नेचुरल फॉरेस्ट एरिया है वो रिमूव हो रहा है हर साल। चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान के अंदर जो है वो 4 तरह के फॉरेस्ट मेनली जो है पाए जाते हैं, लेकिन और भी कई तरीके हैं जिसके ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर कैटेगराइजेशन की जा सकती है फॉरेस्ट की। लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी सहूलत के लिए इसको रिवराइन फॉरेस्ट, इरीगेटेड फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट और रेंज लैंड फॉरेस्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। इसके अलावा अगर आप इस लाइन के अंदर आखिरी लाइन में देखें तो मैंने रेन फॉरेस्ट को भी डाला हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रेन फॉरेस्ट इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा है रेन फॉरेस्ट का पाकिस्तान के अंदर। मैंने यहाँ पे इसलिए डाल दिया है कि आपको याद रहे कि रेन फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद रेन फॉरेस्ट की है, और उनकी अपनी एक इकनॉमिक, सोशो इकनॉमिक और जो है वो एक इकोलॉजिकल बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। थोड़ा सा लॉ को भी देख लेते हैं। हर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट को मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप किसी टॉपिक को कवर करें तो उसके अंदर लॉ का जो फैक्टर है उसको कभी भी ना भूलें। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जंगलात के पूरे महकमे को कंट्रोल करने के लिए, या जंगलात के पूरे इश्यू को एड्रेस करने के लिए फॉरेस्ट एक्ट 1927 मौजूद है, जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं कि मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि कटिंग और ड्रैगिंग, किसी भी दरख्तों को काटना या उनको खींच के कहीं ले जाना टिम्बर को, ये पाकिस्तान के अंदर जुर्म है और ये प्रोहिबिटेड एक्ट है फॉरेस्ट के हवाले से, और इसके ऊपर जुर्माने हैं। लेकिन मसला ये कि पाकिस्तान के इस फॉरेस्ट एक्ट के अंदर जो जुर्माने लगाए गए हैं बहुत ही पुराने जुर्माने हैं, जो कि बहुत कम रुपए में हैं। इसको बढ़ना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान बहरहाल इस पर काम कर रही है। उम्मीद ये की जा सकती है कि बेहतर सज़ाएँ दी जाएंगी ताकि ऐसे लोग जो ये कर रहे हैं उनको खौफ रहे।
हाउ मच फॉरेस्ट कवर इन सिंध, तो सिंध के अंदर 34.81 मिलियन एकड़्स के ऊपर जो है वो जंगलात मौजूद हैं। लेटेस्ट महकमा जंगलात की मैंने ये फिगर ली है, वहीं से उठाई है उनकी वेबसाइट से। विच इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 लार्जेस्ट फॉरेस्ट कौन सा है, तो ज़ियारत के एरिया कहलाता है, ज़ियारत एरिया। ये जुनिपर फॉरेस्ट है और पाकिस्तान का जो है वो सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया कहलाता है ये। व्हाट इज़ द रिवराइन फॉरेस्ट, अब यहाँ से हम आ रहे हैं उन 4 कैटेगरीज पे जो मैंने आपको बताई थी। पहली रिवराइन फॉरेस्ट, सिंध के अंदर इसको कच्चों का इलाका कहते हैं, कच्चे का इलाका यानी कि दरिया के किनारे का इलाका, रिवराइन फॉरेस्ट। वैसे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पंजाब और सिंध दोनों के अंदर ही मौजूद है रिवराइन फॉरेस्ट। और ये दरिया के किनारे किनारे जो जंगलात हैं उनको हम जो है रिवराइन फॉरेस्ट कहते हैं। मियानी फॉरेस्ट इसकी एक अच्छी मिसाल दी जा सकती है जो कि अपर सिंध के अंदर मौजूद है। तो द इरीगेटेड फॉरेस्ट को जो है वो प्लांटेशन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। फॉरेस्ट दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 19th सेंचुरी के अंदर लोकल एरिया की जो वुड की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए प्लांटेशन फॉरेस्ट कायम की थी। प्लांटेशन फॉरेस्ट का आसान मतलब यही है कि आप जो है आर्टिफिशियली जो है वो अप्लाई करते हैं पानी को, कहीं से पानी को लाके खींच के किसी ऐसे इलाके में पहुंचा देते हैं जहां पे अगर पानी पहुंच जाए तो वहां पे जंगलात उगाए जा सकते हैं। ऐसा ही किया गया है। ये पाकिस्तान के अंदर अब भी मौजूद है, बहुत बड़ा हिस्सा इरीगेटेड प्लांटेशन का, और जो कि 2,26,000 हेक्टेयर्स के ऊपर मौजूद है। सिंध के अंदर मैंने कुछ मिसालें ले ली हैं, टंडो मोहम्मद खान, सांगड़ और शिकारपुर डिवीज़न के अंदर ये इरीगेटेड फॉरेस्ट या प्लांटेशन फॉरेस्ट मौजूद है। रेंज लैंड फॉरेस्ट ये तीसरी किस्म है, और ये समझ लीजिए कि रिवराइन फॉरेस्ट और इरीगेटेड फॉरेस्ट से अदर देन फॉरेस्ट जो मैदानी इलाकों के अंदर, ख़ास तौर पे जो मैदानी इलाके पंजाब और सिंध के हैं, वहाँ पे वो इलाका जहाँ पे कि कुछ ना कुछ दरख्तों का कवर मौजूद है मैदानी इलाकों में, जो कि जानवरों को चारे की और हैबिटेट की सहूलत पहुंचा रहा है, ये सारा का सारा रेंज लैंड फॉरेस्ट यानी कि एक्सटेंडेड फॉरेस्ट कहना है आप इसको, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है जी, जो कि इकोलॉजिकल सिस्टम का बहुत अहम फैक्टर है। ठीक है जी, तो अब हम आ गए चौथी किस्म की तरफ जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि हमने मेनली इसको देखना था। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट बेसिकली ग्रो करते हैं डेल्टिक रीजन के अंदर, एस्चुरी भी कहलाती है, यानी कि जहाँ पे दरिया समंदर के साथ आके मिलता है या दरिया समंदर में गिरता है, वहाँ का जो एरिया होता है उसके अंदर एक ख़ास किस्म का फैक्टर्स होते हैं, कुछ बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो उगते हैं। आप इनकी जड़ें देखिए, बड़ी ख़ास किस्म की, ख़ास नौइयत की जड़ें होती हैं, और ये टोटली जो है वो पाकिस्तान के अंदर सिंध और बलूचिस्तान के साहिली पट्टियों के ऊपर है, और ज़्यादातर ये जो है वो सिंध के अंदर है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है जी, इसके बाद जो है वो कहता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन सिंध पाकिस्तान। तो जो मेनली सिंध के अंदर जो ये स्पीशीज़ की मौजूद है वो एविसीना मेरिना के नाम से एक स्पीशीज़ है जो कि पूरे साहिली पट्टियों में पाकिस्तान के मोस्टली मौजूद है। मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो बायोलॉजिकल नेम आप कह लें वो ये है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं उसका 95% जो फॉरेस्ट कवर है वो सिंध के डेल्टिक, इंडस डेल्टिक रीजन के अंदर है। इसके अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो टोटल एरिया है 2023 की जो फिगर है वो 600,000 हेक्टेयर्स का जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस और उसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो ये कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ये कि ये बेसिकली एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है फिशेस को। जो फ़िश हैं उनको एक बहुत ज़बरदस्त हैबिटेट मिलता है। शेल फिश स्पेशली और श्रिम्प्स जो हैं, ये जो झींगे कहलाते हैं, ये इनकी मछलियाँ आके जो है वो इन दरख्तों की जड़ों के नीचे इनको पानी जो तैर रहा होता है उसके अंदर आके अंडे देती हैं, और इस तरह से इनकी नस्लें आगे बढ़ती हैं। जाहिर सी बात है मछलियों की पैदाइश से वहाँ के जो मछेरे फ़िशरमैन हैं उनको भी एक रोज़गार मिलती है, उनको खाने को भी मिलता है, और जो है इस तरीके से ये एक जंगली जानवरों के लिए एक रेफ्यूज और हैबिटेट का भी ज़रिया है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गई। इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग ड्वेलिंग के अंदर काम आती है, बोट्स मेकिंग के अंदर काम आती है इसकी लकड़ी, फ्यूल वुड तो है ही जाहिर सी बात है, और इसके साथ साथ कुकिंग एंड हीटिंग के अंदर सर्दियों में गर्मी के लिए इसकी लकड़ी को जलाया जाता है, रहाइश के लिए इसकी लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है, और फिर ओवरऑल इसकी एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये भी है कि यहाँ के मछेरे जो फ़िशरमैन हैं उनको जो है ये रोज़ी भी इनसे मिलती है। ठीक है जी, सोशल इंपॉर्टेंस जाहिर से होता है, एवरी फॉरेस्ट हैज़ इट्स सोशल इंपॉर्टेंस एज द मैंग्रोव्स
पहली चीज़ ये कि दे प्रोटेक्ट कम्युनिटीज़ एज दे क्रिएट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट स्टॉर्म्स। तो स्टॉर्म्स जो समंदरी तूफ़ान आते हैं, जब भी ये साहिल से आगे टकराते हैं तो वहाँ पे ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है कि वहाँ पे दरख्तों का कवर है और ये दरख्त बड़े मजबूत होते हैं। आपने इनकी जड़ें देखी किस तरीके से, जड़ों को मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाया तो बड़े मजबूत होते हैं और ये इस वजह से जड़ों ने ज़मीन को अच्छी तरह से पकड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से जो समंदरी तूफ़ान आते हैं जब ये टकराते हैं साहिल से तो उनकी सीवियरिटी को ये रिड्यूस कर देते हैं। तो इरोजन जो है उससे भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं साहिल समंदर पे ये दरख्त। तो ये भी इसकी जो है कि एक बहुत ही बड़ी सोशल इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस, तो जाहिर से इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस तो किसी भी फॉरेस्ट की हो सकती है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट की क्यों नहीं होगी। जो साहिल समंदर पे मौजूद जो इलाके हैं उनको जो है उनके इकोसिस्टम को जो है वो स्टेबलाइज रखता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इन्वायरमेंटल के हवाले से हो सकती है वो यही है कि ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से इसका एक बहुत बड़ा रोल है, किसी भी फॉरेस्ट का होता है और इसी हवाले से जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट भी ग्लोबल वार्मिंग के अंदर अपना पार्ट प्ले करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट मौजूद है। ये मेरी प्रेजेंटेशन थी, आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिएगा। थैंक यू वेरी मच।